वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो जैसे आप छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उसे वृत्त कहा जाता है। यहाँ पर जो निश्चित बिंदु होगा, इस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। और इस निश्चित बिंदु से जो ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है बाहर में, इसे कहा जाता है वृत्त की परिधि। ठीक है। अब वृत्त के केंद्र से हम परिधि को इस तरीके से मिला देते हैं, या जो निश्चित आपने दूरी ली हुई है, ये निश्चित दूरी जो है वो कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। ये आप पढ़े हुए हैं इससे पहले क्लासेस में। उसके बाद हम देखते हैं वृत्त के लिए जीवा क्या होता है। तो वृत्त की जीवा का मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई वृत्त दिया हुआ है, ये उसका केंद्र है, तो वृत्त की परिधि में हम कोई दो बिंदु लें और इन दोनों बिंदुओं को मिला करके जो रेखाखंड बनता है, ये रेखाखंड कहलाती है वृत्त की जीवा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वृत्त की परिधि में कहीं पर भी दो बिंदु लेकर के हम बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं। तो वृत्त की जीवाएं कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन अगर आता है तो वृत्त की हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। असंख्य जीवाएं होती हैं, आप इस तरीके से भी जीवा खींच सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वृत्त की जीवा कहलाती है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो सबसे बड़ी जीवा का मतलब होता है, यहाँ देखिए, अगर ये वृत्त का केंद्र है तो ये यहाँ एक हमने पॉइंट लिया, यहाँ एक पॉइंट लिया, इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो ये वृत्त की जीवा बन रही है। तो जीवा क्या हो रही है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नीचे की जीवा छोटी थी, जैसे जैसे हम ऊपर गए तो जीवा की लंबाई बड़ी होती गई। फिर यहाँ से हम फिर ऊपर जा रहे हैं तो जीवा की लंबाई जो है फिर छोटी होती जा रही है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी बनी, जो केंद्र से गुजरने वाली जीवा है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बनती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास होती है। ओके। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होता है, तो वहां पर आपका आंसर आ जाएगा व्यास। तो इस तरीके से हम जीवा के बारे में जान चुके। सेकंड चीज आपको और इसमें जानना है चाप। चाप का मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त की परिधि में अगर हम एक परिधि का एक हिस्सा लेते हैं तो ये परिधि का जो एक हिस्सा है, एक खंड है, इसे कहा जाता है चाप। यदि हम इसको A लिखें, इसको B लिखें, तो AB जो है वो वृत्त के लिए चाप है। अब यहाँ पर हमने AB एक चाप लिया हुआ है। अब देखिए परिधि जो है वो दो हिस्सों में बट रही है, एक हिस्सा ये वाला है और एक बड़ा हिस्सा हमको ऊपर भी दिखाई दे रहा है। यानी इस A और B बिंदु से जो वृत्त की परिधि है वो दो भागों में बट गई, यानी यहाँ पर दो चाप मिलेंगे। जो छोटा वाला चाप है उसे कहा जाता है लघु चाप, और जो बड़ा हिस्सा है परिधि का उसे कहा जाता है दीर्घ चाप। तो वृत्त का चाप क्या होता है, परिधि का जो हिस्सा होता है वो वृत्त का चाप कहलाएगा। अब इसे प्रदर्शित किस तरीके से किया जाता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमने पॉइंट M लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इस चाप को प्रदर्शित करना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे AMB। इस तरीके से ऊपर ऐसा हमको निशान देना पड़ता है। यदि आपने पॉइंट M नहीं भी लिया हुआ है तो आपको फिर क्या लिखना होगा, लघु चाप AB, और इस तरीके से हमको यहाँ पर निशान लगाना पड़ता है। हम इस वाले हिस्से को प्रदर्शित करना चाहेंगे तो ये कौन सा हिस्सा है, इसका दीर्घ चाप वाला हिस्सा है। तो दीर्घ चाप वाले हिस्से को आपको क्या लिखना होगा, दीर्घ चाप, ऐसा करके। और A भी यदि आप करते हैं तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको बड़ा वाला हिस्सा लेना है। या यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एक पॉइंट N ले लीजिए और उसको इस तरीके से लिखिए ANB, यानी A और B के बीच हम पॉइंट N को इंक्लूड करेंगे और उसके ऊपर आप चाप का निशान लगा दीजिए। तो वृत्त की जीवा और वृत्त की चाप, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जीवा का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि में अगर हम दो बिंदु लेते हैं तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है, ये वाली लाइन जो है ये जीवा कहलाती है। और चाप क्या है इसमें, ये जो ये वाली लाइन परिधि का जो हिस्सा है ये चाप है। ओके, तो ये जीवा हुआ और ये चाप हुआ। उसके बाद दो चीजें और आती हैं वृत्त में, एक तो होता है त्रिज्या खंड और दूसरा होता है और वृत्त खंड। तो एक वृत्त खंड आ रहा है और एक होता है त्रिज्या खंड। तो वृत्त खंड और त्रिज्या खंड क्या होता है ये देखते हैं। वृत्त खंड का मतलब होता है अगर हमने एक वृत्त लिया हुआ है और वृत्त का यदि हम एक चाप लेते हैं
तो इस चाप के कारण जो हमें एक टुकड़ा प्राप्त हो रहा है या एक खंड प्राप्त हो रहा है, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, आप वृत्त को कहीं से भी अगर मान लीजिए काटते हैं तो यहाँ पर जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, जो क्षेत्र घिरा हुआ भाग है, इसे कहा जाता है वृत्तखंड। अब त्रिज्य खंड का मतलब क्या होता है? अगर हम एक वृत्त लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या, दो त्रिज्याएं लेंगे, तो इन दोनों त्रिज्याओं से जो क्षेत्र घिरा हुआ हमको दिखाई देगा, ये क्षेत्र जो है ये कहलाता है त्रिज्य खंड। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वृत्त खंड का मतलब होता है कि वृत्त की जीवा के कारण जो खंड हमें प्राप्त होता है उसे हम वृत्त खंड कहते हैं। और त्रिज्य खंड का मतलब होता है कि वृत्त की त्रिज्या के कारण जो हमें खंड प्राप्त होता है उसे त्रिज्य खंड कहा जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक जानकारियां हैं वृत्त के बारे में। अब आगे जो हमारे सिलेबस में है, कुछ प्रमेय हमें प्रूव करने हैं 10th क्लास के सिलेबस में, और उसके बेस पे हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। यहाँ हम पहला प्रमेय लेते हैं, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र में बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो क्या कहने का मतलब है इसमें, अगर हम एक वृत्त लेते हैं तो इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर दो जीवाएं लेते हैं, मान लेते हैं पहली जीवा ए बी है और दूसरी जीवा हम यहाँ पर लेते हैं सी डी, तो इस प्रमेय के अनुसार यदि ये दोनों जीवाओं की लंबाई अगर आपस में बराबर होगी तो ये बराबर लंबाई की जीवाएं जो है केंद्र में जो कोण अंतरित करेगी, यहाँ पर देखिए ए बी के कारण केंद्र में ये कोण अंतरित हो रहा है और सी डी के कारण केंद्र में यहाँ पर ये कोण अंतरित हो रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों बराबर जीवाओं के कारण केंद्र में जो यहाँ कोण, पहला कोण मिल रहा है ए ओ बी और दूसरा कोण हमें मिल रहा है सी ओ डी, इन दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल हो जाएगी। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको इसमें लिखना होगा, दिया है आपको इसके कथन से जो जो जानकारी मिल रही है वो पहले हमको लिखना होगा, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त दिया है और इस वृत्त में बराबर जीवाएं दी गई हैं। तो हमें दिया हुआ है एक वृत्त COR, इस तरीके से वृत्त को प्रदर्शित किया जाता है। COR में कौन कौन बराबर है, ए बी और सी डी आपस में बराबर है। तो इसमें हम लिखेंगे जीवा ए बी बराबर है सी डी। हमें इसमें सिद्ध करना है कि कोण AOB का मान बराबर होगा कोण COD। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो हम इसमें उत्पत्ति में आते हैं। इसमें हमारा देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या रहेगा, हम सबसे पहले यहाँ पर दो त्रिभुजों को लेकर के चलेंगे और हम इन दोनों त्रिभुजों को यदि सर्वांग सम प्रूफ कर पाए, यानी पहला त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज जो है COD अगर सर्वांग सम हो जाता है तब क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज के जो संगत कोण या संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों कोणों को बराबर बता पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करना। तो हम क्या करेंगे, पहला त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज AOB तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज COD में। इन दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करें। पहले त्रिभुज के लिए AB का मान दूसरे त्रिभुज में CD के बराबर है। तो पहले त्रिभुज का AB बराबर है दूसरे त्रिभुज के CD के। कहाँ से हमें पता चल रहा है, ये हमको दिया हुआ था। तो यहाँ पर साइड में कारण भी लिखते हुए चलना है, दिया है। पहले त्रिभुज में हम भुजा AB की बात करें तो दूसरे त्रिभुज में ये भुजा OC के बराबर है। पहले त्रिभुज की भुजा OA का मान दूसरे त्रिभुज की भुजा OC के इक्वल है। तो OA का मान बराबर है OC। ये क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पहले त्रिभुज की ये जो दूसरी भुजा है ये भी इस दूसरे त्रिभुज के इस भुजा की इक्वल हो जाएगी क्योंकि वो भी वृत्त की त्रिज्या हो रही है। तो पहले त्रिभुज की भुजा OB का मान दूसरे त्रिभुज की भुजा OD के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। अब हम जो चीजें लाए हुए हैं उसको देखते हैं। हम क्या प्रूफ किए, पहले त्रिभुज की भुजा AB जो है वो CD के बराबर है, OA का मान OC के बराबर है, OB का मान OD के बराबर है। यानी पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो रहा है। तो जब इस टाइप की सिचुएशन होती है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो
तब हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और वहां पर हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, तो यहाँ पर हम कारण देंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। तो इस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज है त्रिभुज AOB, ये सर्वांग सम हो जाएगा दूसरा त्रिभुज COD के। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो दोनों के संगत अंग भी आपस में बराबर होंगे। अब संगत अंग देखिए, यहाँ पर AB जो है वो CD के बराबर था, तो AB के सामने का जो कोण है वो CD के सामने के कोण के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर AB के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, AOB, ये बराबर हो जाएगा कौन सा कोण पड़ रहा है CD के सामने, COD के। तो इसलिए हम लिखेंगे कोण AOB जो है वो इक्वल हो जाएगा कोण COD के। यहाँ भी हमें कारण देना पड़ेगा सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिगृहित। इसका मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। तो ये हम कारण लिखे हैं सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिगृहित से। तो हमें जो प्रूफ करना था AOB की वैल्यू COD के इक्वल होती है, तो वो हम प्रूफ कर पाए। तो ये हमको सिद्ध करना था इति सिद्धम। अब हम नेक्स्ट में इसी का विलोम क्वेश्चन को या इसी के विलोम प्रमेय को प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट प्रमेय है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। तो क्या कहने का मतलब है, यदि आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त की दो जीवाएं हम लेते हैं, सपोज एक जीवा AB ये ले लिए और दूसरी जीवा हम यहाँ पर CD यहाँ पर ले लिए हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार अगर मान लीजिए ये जो दो जीवाएं हम ले रहे हैं, ये दोनों जीवाएं अगर केंद्र में बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी AOB, यहाँ पर केंद्र O है, तो AOB का मान यदि COD के इक्वल हो जाए, इस कोण के बराबर हो जाए, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जीवा AB की लंबाई जीवा CD की लंबाई के इक्वल होगी। हम जो पहला प्रमेय प्रूफ किए थे उसका जस्ट ये ऑपोजिट है। पहले प्रमेय में हमें क्या दिया था कि AB और CD इक्वल है, देन वो केंद्र में बराबर कोण अंतरित करेगी। और अभी हमें क्या कहता है कि अगर केंद्र में कोण बराबर बन रहे हैं तो जीवा की लंबाई जो है वो भी आपस में बराबर होगी। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना होगा दिया है, तो इसमें क्या दिया है, हमें एक वृत्त दिया हुआ है COR। इस COR में यहाँ पर AB और CD जीवाएं हैं, AB व CD ये क्या है, जीवाएं। अब ये लंबाई जो है जीवा की बराबर है या नहीं है अभी हमें नहीं मालूम, वो प्रूफ करना है। तो AB और CD जीवाएं हैं तथा हमें ये दिया हुआ है कि कोण AOB की वैल्यू जो है वो कोण COD के इक्वल है, ये हमें मालूम है। हमें इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें कि जीवा की लंबाई बराबर है, यानी कि AB और CD जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्पत्ति में देखिए फिर से हम दोनों त्रिभुजों को लेकर के चलते हैं। पहला त्रिभुज हम लेंगे AOB और तथा दूसरा त्रिभुज हम लेंगे COD। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप देखिए पहले त्रिभुज की जो ये भुजा है OA, ये दूसरे त्रिभुज की इस भुजा OC के इक्वल हो जाएगा। क्या कारण देंगे यहाँ पर कि ये दोनों जो भुजाएं हैं वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए वो आपस में बराबर रहेगा। पहले त्रिभुज की जो ये वाली भुजा है OB का मान दूसरे त्रिभुज में OD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या आ रही है। फिर हम देखते हैं कि पहले त्रिभुज में जो ये कोण है ये दूसरे त्रिभुज में इस कोण के बराबर है। ये कहाँ से पता चला हमें, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AOB और COD आपस में बराबर है। तो हम क्या देखते हैं कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं और उसके बीच के कोण के बराबर आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके मध्य कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं और मध्य कोण के इक्वल होता है, तब हम कहते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो इस प्रॉपर्टी का हमको यहाँ पर यूज करना है। तो हम क्या करें हैं, दो त्रिभुज लिए हैं। पहले त्रिभुज में हम लेते हैं OA, इसकी वैल्यू है दूसरे त्रिभुज में OC के। कारण भी देंगे यहाँ पर क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है।
पहले त्रिभुज में ओ बी का मान दूसरे त्रिभुज में ओ डी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, पहले त्रिभुज में कोण ए ओ बी का मान दूसरे कोण में कोण सी ओ डी के बराबर होगा, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको मिल रहा है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के जो संगत अंग है वो आपस में बराबर होंगे। संगत अंग का मतलब क्या होता है, जो समान कोण है उन्हीं के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो अब देखिए ये कोण जो है इस कोण के बराबर आ रहा है, तो इस कोण के सामने की भुजा वो इस कोण के सामने की भुजा के बराबर होगा। यानी ए ओ बी के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, ए बी, और सी ओ डी के सामने की भुजा कौन पड़ रही है, सी डी। तो यहां से हमें पता चलेगा कि ए बी और सी डी जो है वो आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के। यहाँ भी हमें कारण देना पड़ेगा, सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिगृहित, यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। हम नेक्स्ट प्रमेय लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब है यदि आपके पास एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में अगर ए बी एक जीवा हमको दी गई है, तो ए बी जीवा पर अगर हम केंद्र से लंब डालेंगे तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लंब है ये इस जीवा को समान दो भागों में विभाजित करेगी। यानी ए एम की लंबाई और एम बी की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक वृत्त दिया हुआ है। तो वृत्त सी ओ आर में, इस वृत्त सी ओ आर में जीवा ए बी है, तो हम लिखेंगे ओ एम लंब है, किस पर लंब है, ए बी पर लंब है। ठीक है, ये हमको लिखना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ए एम की लंबाई और एम बी की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो इसके लिए हमें रचना करनी होगी। तो देखिए रचना कैसे करेंगे, हम केंद्र ओ से हम ए को मिला देते हैं और केंद्र ओ से हम बी को मिला देते हैं। क्यों मिला रहे हैं, ताकि हमको दो त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे। तो रचना में हम लिखते हैं केंद्र ओ से ए तथा बी को मिलाया। तो इसको मिलाने पर अब देखिए उत्पत्ति किस तरीके से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। हमारा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि हम इसको, जो पहला त्रिभुज है ओ ए एम और दूसरा त्रिभुज है ओ पी एम, इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग सम प्रूफ कर पाते हैं, तो सर्वांग सम यदि प्रूफ कर पाएंगे तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग आपस में बराबर होता है, इसलिए हम लिख पाएंगे कि ए एम और एम बी आपस में बराबर होगा। ये हमारा उद्देश्य है। तो सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले त्रिभुज के लिए ओ ए की लंबाई दूसरे त्रिभुज में ओ बी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। पहले त्रिभुज में हम देखते हैं तो ओ एम जो है दूसरे त्रिभुज में भी ओ एम के ही बराबर है। यानी पहले त्रिभुज की भुजा ओ एम दूसरे त्रिभुज की भुजा ओ एम के इक्वल है। क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि ओ एम दोनों की कॉमन भुजा है। ओके, फिर हम ये देखते हैं कि पहले त्रिभुज में यहाँ जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि ओ एम जो है वो लंब था, तो लंब था तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया। उसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 90 अंश का दिखाई दे रहा है। तो पहले त्रिभुज में यहाँ 90 अंश का बना है, दूसरे त्रिभुज में यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये जो पहला त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी कर्ण की लंबाई और एक भुजा की लंबाई दूसरे एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई और उसकी भी एक भुजा की लंबाई के बराबर होनी है। तो हम ये जानते हैं सर्वांग समता की जो प्रमेय हम पढ़े हुए थे पिछले क्लासेस में, कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के यदि बराबर हो जाता है, तब उस कंडीशन में समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से
दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिससे कि हमको ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम मिल जाएगा। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति में हम लेते हैं दो त्रिभुज। पहला त्रिभुज हम ले रहे हैं OAM एवं दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं त्रिभुज OBM में। पहले त्रिभुज में हम देखते हैं कि OA की लंबाई दूसरे त्रिभुज में OB के बराबर है। यहाँ पर हमें देना पड़ेगा कारण, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। फिर हम देखते हैं पहले त्रिभुज के लिए OM जो है वो दूसरे त्रिभुज में भी OM के बराबर है। तो यहाँ पर हमें कारण देना पड़ेगा कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। पहले वाले त्रिभुज में हम देखते हैं तो OMA दूसरे त्रिभुज में OMB के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, यहां से हमने अभी देखा कि अतः समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज जो हमने लिया हुआ है त्रिभुज OAM ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OBM की। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जब आपस में सर्वांग सम हो गए हैं तो इनके संगत अंग भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर हो गई थी, ये भुजा इसी के बराबर हो गई। तो ये तीसरी भुजा जो है वो भी इसकी तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी कि AM की लंबाई जो है वो बराबर हो जाएगी MB की। यही हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर कारण भी देंगे, सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिगृह से। तो इस तरीके से हमको जो प्रूफ करना था वो मिल गया। तो ये इति सिद्धम हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट हम प्रमेय लेते हैं। एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो अभी जो हम प्रमेय 3 जो प्रूफ किए हुए थे जस्ट इसका ये विलोम है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि अगर मान लीजिए हम एक वृत्त लेते हैं, वृत्त में एक जीवा हमने AB लिया हुआ है, इस जीवा AB की मध्य बिंदु को यदि हम केंद्र O से मिला देते हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम इसके मध्य बिंदु M को केंद्र O से मिलाएंगे तो ये जो है इसका यहाँ पर 90 अंश का कोण बनने वाला है या लंब होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 90 अंश वाला निशान अभी नहीं बना रही हूँ। अभी हमको सिर्फ यहाँ पर ये पता है कि AM और MB आपस में बराबर है क्योंकि वो उसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है एक वृत्त दिया है COR। तो वृत्त COR में, इस वृत्त COR में हमें ये मालूम है कि जीवा AB का मध्य बिंदु M है। तो जीवा AB का मध्य बिंदु M है। तो मध्य बिंदु M है यानी AM की लंबाई जो है MB के इक्वल है, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है या इस पर लंब होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि OM जो है वो लंब है AB पर, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम रचना करते हैं। तो जो पिछले प्रमेय में किए थे जस्ट वैसा ही आपको करना है। तो रचना में हम इस O को A से मिला देते हैं और O को B से मिला देते हैं। तो रचना हम लिखेंगे केंद्र O को A तथा B से मिलाया। अब देखिए उत्पत्ति किस तरीके से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो अब हम दोनों त्रिभुजों को लेके चलते हैं। पहले समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है। हमें जो है यहाँ पर जो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMP, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करना है। यदि वो सर्वांगसम हो जाते हैं देन यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि यहाँ पर क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक सरल रेखा दिखाई दे रही है, तो दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हम प्रूफ कर पाएंगे। तो पहला काम तो हमको यहाँ पर ये करना है कि ये जो दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं उसे सर्वांगसम बताना है। तो सर्वांगसम बताने के लिए क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर दी हुई है। हमें इस पहले त्रिभुज में OA दूसरे त्रिभुज में OB के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है? क्योंकि वो वृत्त की त्रिज्या है। पहले त्रिभुज के लिए OM और दूसरे त्रिभुज में भी भुजा OM ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। फिर उसके बाद हम लेते हैं पहले त्रिभुज की जो AM भुजा है दूसरे त्रिभुज में BM के इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमको ये सवाल में या इस प्रमेय में हमको ये पता है कि वो उसका मध्य बिंदु है।
तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत 3 भुजाओं के बराबर हो रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आ गया मतलब हम क्या कहेंगे, भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो पहले यहाँ तक हम लिख लेते हैं। तो हम करने वाले हैं, पहला त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज OAM तथा दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं त्रिभुज OBMC। पहले त्रिभुज में OA की वैल्यू दूसरे त्रिभुज में OB के बराबर होगी, कारण लिखना होगा हमें यहाँ पर क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। पहले त्रिभुज में OM का मान दूसरे त्रिभुज में भी OM के बराबर होगा, यहाँ पर हमें कारण लिखना होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। अब पहले त्रिभुज में AM का मान दूसरे त्रिभुज में BM के बराबर होगा क्योंकि हमको ये सवाल में दिया हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट हम लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत 3 भुजाओं के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः भुजा भुजा भुजा, या इसको ऐस भी बोला जाता है, सर्वांग समता से। तो इस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज OAM सर्वांग सम हो जाएगा दूसरा त्रिभुज OBM के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो दोनों के संगत अंग बराबर होंगे। अब कौन कौन से कोण को हमको बराबर लेना है ये देखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि OA जो है वो OB के बराबर था। तो जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर थी तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी OMA का मान किसके बराबर होगा, OMB के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए OAM जो कोण है OMA है ना, इसको हम लिखेंगे OMA। OMA कोण जो है वो OMB के बराबर हो जाएगा। इसका कारण है सर्वांगसम त्रिभुज संगत अभिगृहित। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब हम क्या देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो एक आपको सीधी रेखा दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर जब दोनों कोणों को जोड़ने से एक सीधी रेखा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोण A, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख रही हूं मैं, OMA धन कोण OMB की वैल्यू 180 अंश हो रहा है। क्या कारण है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो अब जब दोनों का योगफल 180 आ रहा है, फिर हम देखते हैं OMA और OMB आपस में बराबर है। तो OMB को भी हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसे हम OMA लिख पाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं OMA धन इसके बदले में भी हम लिख सकते हैं OMA क्योंकि वो इसके बराबर था। इसकी वैल्यू आ गया 180 अंश, या यहां से 2 बार कोण OMA की वैल्यू आ रहा है 180 अंश के, या यहां से हम लिख सकते हैं कोण OMA जो है वो बराबर हो जाएगा 180/2 यानी कि 90 अंश की। तो जब ये 90 अंश हो चुका तो इसका मतलब क्या है, अतः OM जो है वो लंब है AB। यही हमको सिद्ध करना था, तो हमको यहाँ लिखना है इति सिद्ध।